नमस्कार। हमारा एक प्रोग्राम है अनऑफिशियल। उस प्रोग्राम को हम लगातार ऐसे लोगों से करते हैं जो अपने क्षेत्र में एक बड़ा नाम रखते हैं, और आज मेरे साथ हैं रवि सर, डॉक्टर रवि गोयल। ये डॉक्टर रवि सर पहचान के मोहताज नहीं, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका इतना बड़ा नाम है पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में। राजधानी रायपुर के सिटी कोतवाली इलाके में डेंटल हॉस्पिटल है और ये ऑर्थोडेंटिस्ट हैं। खास बात यह है कि 2007 में इन्होंने पीजीआई एग्ज़ाम में एमडीएस में इन्होंने ऑल इंडिया पर इन्होंने टॉप किया था, और तब से लेके अब तक छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा अभी तक डेंटिस्ट, खासतौर पर डेंटल फील्ड की अगर बात करें तो नहीं हुआ है जिसने टॉप किया हो। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ बात करना मेरा बहुत बड़ा ऑनर है, और इस बात चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जानकारी मिली कि 2007 में आपने टॉप किया था, तब से लेके अब तक एक भी व्यक्ति नहीं है जो ऐसा किया हो। तो मतलब क्या प्रोसेस रही पढ़ाई करने की, या जो इंस्पायर हो सके लोग? नमस्कार। बेसिकली डॉक्टर लोगों के प्रोफेशन में जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दो क्वालिफिकेशन होता है। जैसे हम डेंटल की अगर बात करें तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी एंड मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी, तो उसमें एग्ज़ाम होती है, हर डॉक्टर्स वो एग्ज़ाम देते हैं। तो एक ऑल इंडिया प्री पीजी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो न्यू दिल्ली एम्स द्वारा आयोजित होती है, तो वो हर साल आयोजित होती है, और उसमें सारे डेंटिस्ट जो अंडर ग्रेजुएट डेंटिस्ट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड उसमें ऑल इंडिया बेसिस में जो रिज़ल्ट आता है उसमें मैं फर्स्ट आया था। मैं देखता हूँ कि बेसिकली कोई भी एग्ज़ाम, नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, कोई भी एग्ज़ाम है, यदि आपको उसको क्रैक करना है, यदि आप उसको अच्छा परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। जो विषय वस्तु वो एग्ज़ाम चाहती है, पहले उस चीज़ को समझना पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम के चाहने का, वो अपने कैंडिडेट से आखिर चाहती क्या है, कि वो एक डेप्थ नॉलेज रखे, कंटिन्यूटी रखे, और उस चीज़ को आपको अप्लाई करना है। और कोई भी एग्ज़ाम एक दिन की प्रिपरेशन नहीं होती है, वन डे परफॉर्मेंस नहीं होता। एग्ज़ाम हमेशा साल भर की, और डॉक्टरों की एग्ज़ाम 5 साल की प्रिपरेशन होती है, और उसके बाद फिर इसको किया जा सकता है। तो मैं अभी जो यंग डेंटिस्ट हैं उनसे यही कहूँगा कि अपने आप पे भरोसा रखें, और जो प्री पीजी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी है उसको जिस समय आप अंडर ग्रेजुएट चालू हो रहा है फर्स्ट ईयर में, तभी से उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, डेप्थ नॉलेज लें, तो ये किया जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है। 2007 की बात हुई, आपने जब टॉप किया ऑल इंडिया लेवल पर, आपने टॉप किया उस समय पर। लेकिन ठीक है, एक साल पहले अगर हम चलें 2007 के, 2006 में, तो चंडीगढ़ में भी 6वीं रैंक आपकी रही। पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई में आपकी 6वीं रैंक रही। तो शुरू से ही ये रैंक के साथ आपका काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि मोर एंड लेस एग्ज़ाम्स स्टूडेंट से डेप्थ का नॉलेज चाहती है। तो 2006 में पीजीआई चंडीगढ़ एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है डेंटल में, डेंटल साइंस में, तो उसकी एग्ज़ाम होती है। तो उसमें भी मेरी 6th रैंक रही थी। फिर लगातार एग्ज़ाम देते रहे, और फिर जो ब्रांच और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो 2007 में मुझे मिली। तो फिर तैयारी करना है, बस कोई भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करना है अपने को। जैसे एक साल पहले ही आपको 6वां रैंक मिला था, उसके बाद भी आपने पढ़ाई जारी रखी, आप रुके नहीं। आप चाहते तो वहाँ पे भाई लोगों को अगर 2000, 4000, 10,000 वाली रैंक के बीच भी आते हैं तो अखबारों में बड़े बड़े उसमें छप जाते हैं और बड़ा नाम करते हैं, उसमें आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर्स में ऐसा नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर्स में एक कॉलेज में, जैसे अपन एपेक्स इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो 4, 5, 6 सीटें होती है, इससे ज़्यादा सीटें नहीं होती। अच्छा। और मुझे ऑर्थोडोंटिस्ट बनना था, और केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, और ये फाउंडर कॉलेजेस में से एक है। जो इस ब्रांच का जब इवोल्यूशन चल रहा था तो उस समय की ये कॉलेज है। मुझे शुरू से मन था कि मैं इस कॉलेज में ऑर्थोडोंटिस्ट की डिग्री प्राप्त करूं। तो जब तक ये टारगेट अचीव नहीं होता, जब तक मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ में एक्सेप्ट करूं या सेटिस्फाई हूं। बिकॉज हमेशा मुझे लगता है यदि आप स्टूडेंट हैं और आप कोई चीज़ का टारगेट करके तैयारी कर रहे, तो जब तक उसको अचीव नहीं कर लेते, सेटिस्फाई मत हो, क्योंकि उसके बाद जीवन भर उसी ब्रांच और उसी चीज़ के टैग के साथ जीवन बिताना है। तो यदि आपका मन नहीं लगा और आपने कोई ऐसी चीज़ की जिसमें आपका मन अधूरा है, तो फिर आप उसके साथ जीवन कैसे ऑनेस्टी से बिता पाएंगे?
मैंने देखा है, बड़े नज़दीक से देखा इन चीज़ों को कि लोग कई बार कई बार नहीं, ज़्यादातर बार कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं इन चीज़ों से कि ये चीज़ मुझे मिल गई, अगली बार मिलेगी नहीं मिलेगी क्या पता। और फैमिली वाले भी प्रेशराइज करते हैं कि कर लो, अगली बार का भरोसा नहीं कि मिले। मतलब अपनी फैमिली के लोगों को अपने बच्चे पे भरोसा नहीं होता है। आपकी फैमिली का अच्छा सपोर्ट रहा होगा तो आपने ये सब किया। ऐसे लोगों को आप क्या एक मैसेज अगर दें कि भाई हार ना माने, जैसा भी आपने कहा। पेरेंट्स को तो मैं यही सजेशन दूंगा कि पहले अपने आप से एक प्रश्न करें, राह चलते दो लोगों से की उम्र गैस करें कि क्या वो 50 साल का है कि 52 साल का है। आई एम श्योर कि आप गैस नहीं कर सकते किसी की उम्र 50 है कि 52 है। वैसे ही लेकिन हम जब स्टूडेंट की बात आती है, यहाँ हम 2 साल को इग्नोर कर रहे हैं, और जब एक स्टूडेंट की बात आती है, डॉक्टरी फील्ड में बैक लगना या 1 साल एक्स्ट्रा तैयारी करना बड़ी चीज़ नहीं होती। अगर आपको अपने डिज़ायर रिजल्ट चाहिए तो कई बार करना पड़ता है, लेकिन उस समय स्टूडेंट की मनोस्थिति होती है कि नहीं मेरी उम्र बढ़ रही है। कोई उम्र नहीं बढ़ती, बरसों जीना है, लाइफ इतनी छोटी नहीं है। यदि आपको आपकी पसंद की चीज़ें किसी भी फील्ड की हो, आपको पसंद की चीज़ नहीं मिली, प्रिपेयर फॉर 1 more year, गेट द बेस्ट रैंक जो आपको पसंद है, गेट द कॉलेज जो आपको पसंद है। अगर आपको पसंद की नहीं मिलती तो 1 और साल सही। मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से, आसानी तरीके से लेना चाहिए, और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि कोई देर नहीं होती, हमारे को बरसों जीना है। खास तौर पर इस चीज़ को लेकर के बड़ा प्रेशर है, और उसमें भी सोसाइटी का जो एग्जांपल दिया जाता है वो बड़ा इफेक्टिव रहता है कि भाई जल्दी करो, जो भी मिल रहा है ले लो, नाम डूब रहा है। शर्मा जी ने क्या बोला, खन्ना जी ने क्या बोला, इन चीज़ों को लेकर के बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। ये होता है, ये वजह है क्या? ये 2007 से लेके आज 2022 तक आपके बाद कोई लड़का नहीं आ पाया, मुझे लगता है इस लेवल तक, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक पर आप टॉप कर रहे हैं एमडीएस जैसे जगह पे, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है क्या? हो सकता है, क्योंकि जब बच्चों को अगर कोई रैंक आई तो वो एमडीएस कर सकता है, लेकिन रैंक उसके पसंद की नहीं, कॉलेज उसके पसंद की नहीं, और पीयर प्रेशर जो फ्रेंड सर्कल है, तो इस एग्ज़ाम में पास होना ही बड़ी बात है। तो अगर आपकी कोई भी रैंक है, आप पास होके एमडीएस कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग डिग्री। तो लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, पारिवारिक प्रेशर है, उस पर दबाव पे नहीं आना चाहिए। परिवार और दोस्तों को भी समझना चाहिए कि जो यंग एस्पिरेंट है वो खुश किस में रहेगा, और जिसमें वो खुश रहेगा। ये प्रोफेशन जो है डॉक्टरी का प्रोफेशन, जब तक डॉक्टर खुश नहीं रहेगा मरीज का वो अच्छे से इलाज नहीं कर सकता। तो उसको शांत, प्रसन्न चित्त और सेटिस्फाइड जीवन जीना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छे से मरीज का इलाज वो कर पाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की है, कई सारी जगहों पर उदाहरण भी रहे हैं। पेरेंट्स चाह रहे थे बच्चों को समय देना है कि तुम लो तुम्हारा समय, जितना समय लेना है, लेकिन बच्चे एक अलग से प्रेशर में रहते हैं कि उनके फ्रेंड सर्कल हैं या फिर जो भी सर्कल है, जो भी बातें रहो, वो क्या प्रेशर होता है कि भाई नहीं ठीक है जो मिल रहा है हमने। उदाहरण तो मैं अपनी बहन की बात करता हूँ, उसने एमबीबीएस की तैयारी की थी और सारी चीज़ें की, और 1-2 बार नहीं होने पर फिर उसने एनिमल्स वाला जो विभाग होता है उस पर जाके उसने अपना कंप्लीट किया कोर्स, अभी गुजरात में है, जॉब कर रही है। उसने कंप्रोमाइज़ किया, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा ही बाकी बच्चों भी करते हैं क्या? प्रेशर होता है वो? वेटनरी डॉक्टर्स का बहुत स्कोप है जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन जो वो चाहती थी वो चीज़ करना चाहिए। ऐसा कंप्रोमाइज़ होता है बिकॉज हर कदम में जीवन में आपको ये एक डायलॉग होता है, मेक कंप्रोमाइज़ गो अहेड। आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ी चीज़ें जिसमें आपको जीवन बिताना है उस जगह कंप्रोमाइज़ मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। और पीयर प्रेशर का ग्रुप रहता है, सेल्फ प्रेशर भी रहता है कि क्या मैं वापस से इतनी मेहनत कर पाऊँगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कॉन्फिडेंस वाली बात होती है क्या? मतलब हमने जो चीज़ पिछले साल 2 साल से पढ़ी है उस पे ये कैसे आता होगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी? होता है, बिल्कुल होता है, निश्चित होता है। जब एक स्टूडेंट 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करता है और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है वो पास भी हो जाता है, वो उन लोगों को देखता है जो पास नहीं हो पाए, तो उसको लगता है कि यार वॉटेवर जो मुझे मिला है वो बहुत अच्छा है और मैं इसी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँ। ये कोई गलत सोच नहीं है, ऐसा भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका डिज़ायर एग्जैक्टली क्या है और कितना प्रबल है। आपको, जैसे मुझे केजीएमसी से ऑर्थोडोंटिस्ट करनी थी, तो मेरे को डिज़ायर था कि मुझे यही करना है। उस समय छत्तीसगढ़ में जहाँ तक मेरी जानकारी है
कोई फुल टाइम ऑर्थोडोंटिस्ट प्रैक्टिशनर नहीं था। यहाँ पे पेशेंट्स को, जो छत्तीसगढ़ के पेशेंट हैं, उनको बाहर जाना पड़ता था। बाहर से कुछ डॉक्टर्स आते थे जो बहुत अच्छे थे और अपना इलाज होता था। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ये ब्रांच में करना है। तो वो आपकी इच्छा कितनी, आपका जो डिज़ायर है वो कितना प्रबल है, ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है नहीं दूसरा विकल्प भी अच्छा है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि आपके डिज़ायर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपके भीतर जो आपका सपना है वो कितना मजबूत है, जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं, कितनी मजबूत है, ये दर्शाती है कि भाई ये मुझे पाना है, मुझे पाना है। आपकी इस बात से मुझे उदाहरण एक याद आया। अभी एक दिन पहले ही की बात है, एक ऑडिशन चल रहा था, सिंगिंग का ऑडिशन था। लता जी के जन्मदिन मनाने के लिए कुछ प्रोसेस चल रही थी। वहाँ पर एक महिला आई हुई थी, एक नहीं कई सारी महिलाएं थी वहाँ पर, जो हाउस वाइफ थी वो आके ऑडिशन दे रही थी। तो कई महिलाएं थी जिनको गाना नहीं आ रहा था, सुर नहीं बैठ रहा था, लेकिन एक उसमें से महिला ऐसी थी कि वो आई तो उसका ट्रैक बदल गया, तो उसने समय लिया, फिर दोबारा गाया, फिर तीसरी बार गया, फिर चौथी बार गया, 8 बार उसने प्रैक्टिस की। और तब जा करके, मतलब जब तक उसने गा नहीं लिया तब तक लगी रही, और फिर आके बोली, जज जो वहाँ पे जज कर रहे थे आके बोली कि देखिए मैंने कर दिया। तो आपने बोला तो मुझे एक वाकया याद आ गया। नहीं, ये चीज़ें जीवन में इम्पॉर्टेंट है। आपको अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। जो आप चाहते हैं, आप अच्छा करें खराब करें, ये कोई मैटर नहीं है। मैं जहाँ तक स्टूडेंट पॉपुलेशन से बात करता हूँ तो यही बोलता हूँ, आपको अपना एफर्ट देना है, रिज़ल्ट की चिंता नहीं करना है। और यदि रिज़ल्ट आता है तो उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। जी, अच्छा, इस पे एक चीज़ और मैं पूछ रहा था। आपने बीच में कहा बैक लगने वाला, आपने एक वाकया बताया कि बैक लगना बहुत छोटी सी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनका बैक नहीं लगता है उनको अलग निगाह से देखने लगते हैं क्या, यार ये इसका बैक कैसे नहीं लग रहा है, कुछ तो सेटिंग होगी, नेताओं वाला होगा, अधिकारियों वाला, कुछ नहीं ऐसा नहीं, कुछ होता है? ऐसा सामाजिक रूप से नहीं होता। दरअसल जो भी बच्चा मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज के अंदर जा रहा है तो वह अपने आप में मेहनती है और इंटेलिजेंट है, ऐसा हम मान सकते हैं। जिसने अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करे, कैरिकुलम पूरा कर लिया, वो इंटेलिजेंट है और मेहनती है। फिर अचानक से कभी यदि उसको सफलता के वो आयाम नहीं मिलते जिसकी बचपन से उसे आदत है, तो वो जल्दी डिप्रेस हो जाता है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। एक चीज़ बोली जाती है कि इंटेलिजेंट बच्चा कभी फेल होता है तो वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता, जबकि एवरेज फेलियर के बाद वापस रीस्टार्ट करके ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि फेलियर इज़ द सक्सेस ऑफ पिलर ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे बच्चे जो अभी पूरे छत्तीसगढ़ में हैं, जो मेडिकल फील्ड में हैं और अब तक वो मुकाम नहीं हासिल कर पाए जहाँ पर आप अभी तक स्टैंड हैं, तो उन लोगों को ये मेहनत करनी चाहिए। और ऐसे जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करें वो, क्योंकि आप भी चाहते होंगे कोई तो नहीं साथी नहीं, है भाई साथ में हमारे। डेफिनेटली इतने साल हो एजुकेशन जितना इम्प्रूव रहेगा उतना हम सोसाइटी को सर्व कर पाएंगे। ट्रीटमेंट लगातार बदल रहे हैं, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू एजुकेशन करना पड़ेगा। और अभी यंग जो बच्चे हैं, जो यंग डेंटिस्ट हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, होने वाले फ्यूचर डेंटिस्ट हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि पढ़ाई करो, डेप्थ नॉलेज लो, अपनी पढ़ाई में MDS करने का लक्ष्य बनाओ। यदि आपने अभी तक नहीं बनाया तो वो लक्ष्य बनाओ। कौन सी कॉलेज से कौन सी ब्रांच करना है वो लक्ष्य बनाओ। उस एग्ज़ाम के लिए सपोज़ कोई बच्चा है अभी जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है और उसको KGMC से ऑर्थोडोंटिस्ट करना है, या उसको और किसी कॉलेज से जहाँ से उसका जो मन है वो करना है, तो वो अभी से टारगेट करे, अपने सिलेबस को उस डेप्थ से पढ़े, तो वो इस चीज़ को अचीव कर सकता है। बिलीव करे और मेहनत करे, डिप्रेस नहीं हो। और सक्सेस डेफिनेटली सभी को मिलती है और मिलेगी, सबको मिलेगी। आपने कैसे तैयारी की थी ये भी बताने भाई, मतलब कितना घंटा पढ़ते थे? लोग बोलते हैं कि 18 घंटा 20 घंटा पढ़ते थे। नहीं, ये जरूरी है? मतलब हम लोग जहाँ तक ये जानते हैं, साइंस भी कहता है और हम सब देखते हैं कि 40 मिनट की क्लास होती है। हमारा माइंड सिर्फ 40 मिनट तक के बाद वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, ये बात एक्चुअल में उस जगह सही है जहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन लेनी रहती है। यदि आपको रिकलेक्ट करना है देन आप लंबे लेक्चर्स ले सकते हैं। आप सपोज कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो 40 मिनट्स के बाद आपका ब्रेन उसको कैच करना थोड़ा कम कर देता है, ऐसा स्टडी बोलती है। लेकिन यदि ऑलरेडी आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तो ब्रेन थोड़ा ज़्यादा देर तक आपका साथ देता है। तो पढ़ाई का जहाँ तक सवाल है, कोई भी एग्ज़ाम में आखिरी के 1-2 महीना
आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने कभी रेसिंग कार देखी होगी, जैसे कार रेसिंग होती है, तो आखिरी में एक टार्क देना रहता है टू अचीव द फिनिश लाइन अर्लियर। तो बिल्कुल वही चीज़ होती है एक स्टूडेंट के जीवन में। उसको पूरे 5 साल पढ़ना है, आखिरी साल में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, और आखिरी के 3 महीने में वही जैसा आपने बोला 16 से 18 घंटे वो पढ़ना है, और वो सिर्फ 2-3 महीना पढ़ना है। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम हो क्रैक कर सकते हैं। अब पढ़ाई और समय की आपने बात की, तो एक सवाल और कौंधिया रहा है मेरे दिमाग में, वो अचानक से सामने आता है और हर बार आ जाता है, अक्सर देखने को मिलता है। खास तौर पर जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों के बीच में पार्टी, शराब, सिगरेट, लड़कियां, घूमना फिरने बहुत होता है। ये चीज़ होनी भी चाहिए लाइफ में, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं तो उन लोग के सक्सेस रेट क्या माइनस हो जाते हैं, या फिर अपने आप के साथ धोखा कर रहे होते हैं? जहाँ तक मेडिकल फील्ड का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं होता, और जो ये करेगा वो मेडिकल फील्ड में पहुँच ही नहीं सकता। पहुँचने के बाद वो हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकता। मेडिकल एजुकेशन अथाह सागर है, और आज तक, आज मेरे को 12 साल प्रैक्टिस करते हो गया, अभी भी मुझे हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता है जिसके बारे में मेरा ज्ञान बहुत कम है। तो एक डेंटल स्टूडेंट के पास में इन चीज़ों के लिए समय नहीं है, और अगर कोई इन चीज़ों के लिए समय निकालता है तो मैं उसको बोलूँगा कि अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आजीविका का जो साधन उन्होंने चुना है उसे चेंज कर दे। ऐसा नहीं है कि इसी फील्ड के साथ आप अपनी आजीविका जीवन को व्यापन कर सकते हैं। यदि आपको व्यसन करना है तो फिर आपको अपनी ब्रांच चेंज करनी चाहिए, बिकॉज एक तो आप पेशेंट के रोल मॉडल हैं, दूसरा ये पढ़ाई बहुत डेडिकेशन मांगती है। जो सिलेबस है वो कितना ही प्रयास कर लो फिर भी आखिरी में आप एट द एंड ऑफ द डे मानोगे कि थोड़ा सा बच गया, और उसके बाद यदि आप समय व्यतीत करते हो तो फिर आप ऑल इंडिया पीजी एंट्रेंस निकालना। बहुत सारी बातें हुई, हम मुद्दे से हटके भी कुछ बातें की हम लोगों ने, सोशल उस पर काम बात की हमने। अभी सर मैं एक आखिरी सवाल करके मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ हमारे चर्चा को, कि आज की तारीख पे जितनी फैसिलिटी है, हमारा 5G का टाइम है, किस तरीके से इसको और ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है एजुकेशन को लेकर के, खास तौर पर कोरोना काल के बाद जिस तरीके से चीज़ें बढ़ गई हैं और हमारे हाथ में है डिजिटली, तो बहुत सारे लोग बिना कोचिंग, बिना किसी दुनिया भर की इसके भी पढ़ रहे हैं। कुछ लोग इस वजह से नहीं भी पढ़ रहे हैं कि भाई हमारे पास सुविधा नहीं है। एक आखिरी मैसेज अगर आप देना चाहें। हमारे प्रोफेशन में सुविधाएं किताबों की होती है, और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में सारी किताबें अवेलेबल है, सीनियर्स होते हैं, और मेरे को लगता है कि इन चीज़ों से ओवरकम करना उतना मुश्किल नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है, हमारे समय में किताबें पाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, बट वो भी अवेलेबल हो जाती थी। आप अपने सीनियर्स की हेल्प लें, इंटरनेट की हेल्प लें, और एक निश्चित दिशा से काम करें। डेफिनेटली यू कैन बी द नेक्स्ट टॉपर ऑफ छत्तीसगढ़। बिल्कुल, तो आप सब पे ये बहुत बड़ा दबाव है, बहुत बड़ा प्रेशर है, चैलेंज भी है भाई, करो भाई। हमारे डॉक्टर साहब रवि सर बिल्कुल अकेले 2007 से जिस जगह को संभाल के रखे हुए हैं, तो आप आएँ, उनका सपोर्ट करें। कम से कम कोई एक व्यक्ति तो हो साथ में, कंधे पे हाथ रखने वाला, जिसके साथ खड़े होने में थोड़ा सा मजा है। तो आई विश कि अगला हमारा टॉपर्स हमारे छत्तीसगढ़ से कई सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलेंगे। इसी के साथ ही हमारे ये प्रोग्राम जो हमारे सर के साथ एक खास चर्चा का था, ये हम समाप्त करते हैं, लेकिन इसके साथ एक और वादा करते हैं कि सर के साथ एक और एपिसोड करेंगे हम। जैसा कि इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने कहा था अनऑफिशियल, ये तो आधिकारिक हो गया, लेकिन एक अनऑफिशियल करेंगे जिसमें सर से के जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी कि पहली बार स्कूल जाते समय क्या फीलिंग थी, या पहली बार जब आपने होमवर्क नहीं किया था तो क्या पनिशमेंट मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसका सर बिल्कुल जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।